है ना बेटा। तो ये हमारा क्या होगा, इन केस ऑफ एटम बेटा डिफॉर्मेशन की बात तो हो सकती नहीं, है ना बेटा। बात समझ गए ना, डिफॉर्मेशन की बात तो हो सकती नहीं, राइट ना बच्चा। ठीक है, तो अब सोचो दूसरी बात क्या कर सकते हो तुम, हीट की बात भी नहीं कर पाओगे क्योंकि बल्क में सिस्टम नहीं है ना बेटा, इंडिविजुअल एटम है। तो अब सोचो अगर हमारा एटम एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, बोलो बेटा। अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा ना बेटा, बोलो, है ना। इस बार जो भी एनर्जी लॉस होगी बेटा वो कहां जाएगी, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जाएगी, बोल बच्चा। ठीक है, बात समझा ना, ठीक है ना बेटा। तो ये सब जो था बेटा, ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का था। यहां तक सारा कॉन्सेप्ट किसका था बच्चा, सेंटर ऑफ मास का, है ना। एटम के बारे में अब तक मैंने कोई भी स्पेशल बात नहीं करी, है ना बेटा। अब मैं एटम की बात करना चाहता हूं। एटम की अगर बात करना चाहते हैं बेटा हम लोग तो क्या बोलेंगे बताओ, इन केस ऑफ एटम्स क्या कहेंगे बेटा, तो कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना बेटा। सिस्टम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एटम्स ओनली, एटम्स ओनली, है ना बेटा। ठीक है, विल बी एब्जॉर्ब्ड, विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स, है ना बेटा, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जाएगी बेटा एनर्जी, बात समझे ना। ठीक है, लेकिन तुम सोचो क्या हर एटम हर एनर्जी से एक्साइट हो सकता है बच्चा, नहीं हो सकता ना, बोलो। कोई खास एनर्जी से हो सकता है एक्साइट, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से बात करूं तो सुनना ध्यान से बच्चा, मान लो ये दोनों मास बराबर है बेटा, दोनों मास बराबर है ना। ये जा रहा है बेटा 50 जूल से, ये जा रहा है 20 जूल से, है ना बेटा। 50 जूल 20 जूल है काइनेटिक एनर्जी इनकी, जब टक्कर होगी बेटा, है ना, ठीक है ना बेटा। तो ये सब तो अलग अलग कॉलिजन का इवेंट है बेटा, दोनों की वेलोसिटीज ये होंगी, है ना बेटा। और लॉस ऑफ एनर्जी जब ऐसे कैलकुलेट किया गया तो मान लो आ गया बच्चा 40 जूल, मान लिया जाए कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया 40 जूल, हालांकि 40 कम होगा, चलो मान लेते हैं 20 जूल, है ना बेटा। तो बताओ 20 जूल एनर्जी अगर लॉस हुआ तो कहेंगे 20 जूल एनर्जी लॉस कौन से कॉलिजन में होगा, तो कहोगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में होगा, बोलो बेटा, है ना। इसमें क्या होगा 20 जूल से कम, और इसमें बेटा बिल्कुल लॉस नहीं, है ना बेटा। तब सोचो वहां बेटा 20 जूल मैक्सिमम है या 20 जूल से कम हो सकता है, तो 20 जूल से कम कितना होगा इसकी कोई सीमा नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, 18 जूल, 19 जूल, 17 जूल, 16.5 जूल, 18.2 जूल, कुछ भी हो सकता है ना बेटा। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सच टाइप ऑफ कॉलिजन मे बी एनीथिंग इन ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम 0 to 20 जूल, है ना बेटा। 0 से 20 जूल में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एटम में बात तो नहीं हो सकती ना, ये बात समझते हो ना। क्या एटम हर तरह की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है बेटा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना बेटा। इसका मतलब इस बार कैसा कॉलिजन होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडीज जो टकरा रहे हैं, एटम्स जो टकरा रहे हैं, वो कितनी एनर्जी लॉस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, लिख लो बच्चों। विकास बोलो। सर सिस्टम में तो एक ही एटम है सर, तो कोलिजन किस में हो रहा है? मास कहीं का, एटॉमिक कोलिजन मतलब दो एलिमेंट होंगे ना रे, दो एटम, है ना। कोलिजन के लिए तो बेटा दो मेंबर होने चाहिए ना बेटा। यस सर।
तो एटम का किसी और के साथ होगा कोलिजन, अभी बात करेंगे उसके बारे में। नोट ठीक करो है बेटा इसको। म्यू बच्चा रिड्यूस्ड मास है, म्यू बच्चा रिड्यूस्ड मास कितना होगा, m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। हाउ इज द विंटर, अभी तो विंटर नहीं आया बेटा यहाँ। मोनू चौहान को अपने ग्रुप से निकालो। अरे यार, किसी को निकालने रखने का टेंशन क्यों लेता है? किसी को निकालने रखने का टेंशन लो ही नहीं। इसको पढ़ना है पढ़ेगा बेटा, इसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, है ना। हमें कोई डिस्टर्ब करेगा तब ना कुछ कहेंगे बच्चा। v1 वेलोसिटी, हाँ बच्चा, v1 v2 कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है। लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट नहीं बच्चा, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी बेटा, लॉस ऑफ हीट नहीं। हाँ यार, ये तो बात सही है। अच्छा, ओके, समझ में आ गया मुझे। मैं ढूंढता हूँ उसको फिर। हाँ बच्चा, फर्स्ट बोर्ड है। हाँ बच्चा, फर्स्ट बोर्ड है ये। लॉस में यू रिलेटिव मतलब दोनों बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा, कॉलिजन से पहले। लॉस में यू रिलेटिव है या वी रिलेटिव बेटा, यू रिलेटिव है ना, इनिशियल वेलोसिटी का है वो। ठीक है, लिख ही दे रहा हूं। म्यू जो है बच्चा वो क्या है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा। वी रिलेटिव हमारा क्या है, u1 माइनस u2। ठीक है बेटा, कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, चलो ध्यान दो। अब चलो एटम्स के कोलिजन के इवेंट को, है ना बेटा, एक एग्जाम्पल से समझा जाए, है ना बेटा। तो चलो इमेजिन करो बच्चा, इमेजिन कर कि एक हाइड्रोजन एटम, है ना बेटा, और एक न्यूट्रॉन। ये बच्चा क्या है, एक न्यूट्रॉन है ना। न्यूट्रॉन बेटा मान लो u स्पीड से, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने मान लिया के, आगे गया बेटा, और आगे जाकर के एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम जो कि रेस्ट में था एंड ग्राउंड स्टेट में था। क्या था बच्चा, ये था बच्चा रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है बेटा, इसको जाकर के ये टकराया, है ना बेटा, और हमें
यहाँ प्रेडिक्शन करना है बच्चा कि कॉलिजन कैसा होगा। ठीक है बच्चा, तो बताओ न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में, है ना बेटा, क्या हम मान सकते हैं कि मास इज ऑलमोस्ट सेम? बोल बेटा, मान सकते हैं ना, मास इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है बच्चा, तो देखो इसका मास मैंने m मान लिया, तो ये भी हमारा मास m है बेटा, बोलो। ठीक है, इसका मतलब बच्चा जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, है ना बेटा, वो लेस देन और इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर होगा बेटा, बोलो। क्योंकि ये मैक्सिमम था ना, है ना बेटा, मैक्सिमम था ना ये उससे कम ना होगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा देखो तो बेटा, ये हाफ। अगर दोनों मास बराबर है बेटा, तो बोलो म्यू की वैल्यू क्या पुट करो, म्यू की वैल्यू क्या पुट करो, m/2। बिल्कुल सही बात, तो ये हो गया बच्चा m/2। ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है, तो कितना हो गया, u-0 का स्क्वायर, है ना बेटा। तो देख दो बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ के, बोल बेटा। इसका मतलब इस सिस्टम में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी उस न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। राइट ना बच्चा, ठीक है। अब चलो मैं लेता हूं बेटा केस 1, केस 1, है ना बेटा। ठीक है, तो बताओ बच्चा, अगर मैंने कहा k की वैल्यू मान लिया मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि डेल्टा के जो लॉस है बेटा, है ना, ये कितना हो गया बच्चा, लेस देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर लॉस हो रही है ना, तो इन्हीं दोनों में से किसी को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो बताओ हाइड्रोजन अगर एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, है ना बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन बताओ न्यूट्रोजन नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन सॉरी, न्यूट्रॉन क्या काइनेटिक एनर्जी सॉरी एनर्जी लॉस ऑब्जॉर्व करने के हालात में है? नहीं ना बेटा, न्यूट्रॉन अगर कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी तो हम काउंट कर रहे हैं ना, हम तो काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो एनर्जी है उसको मान रहे हैं लॉस, है ना बच्चा। तो न्यूट्रॉन तो एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, एनर्जी कौन कर सकता है ऑब्जॉर्व, हाइड्रोजन एटम, है ना बेटा। अब बताओ हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है एनर्जी, बोलो बच्चा, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है? बिल्कुल सही बच्चा, कहोगे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी बच्चा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। ठीक है, तो अब बताओ अगर ये फास्ट स्टेट में जाएगा तो यहाँ कितना एनर्जी होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोल बच्चा, है ना। ठीक है, तो अब बताओ बेटा हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है बच्चा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है बताओ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताओ बेटा क्या इतनी एनर्जी हाइड्रोजन ऑब्जर्व कर सकता है, इतनी एनर्जी हाइड्रोजन ऑब्जर्व कर सकता है बेटा, नहीं ना। इसका मतलब कोलिजन कैसा होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा बोलो, ओनली इलास्टिक, बिल्कुल सही बात। तो कहेंगे बेटा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम cannot absorb this range of energy, है ना बच्चा, इस तरह की एनर्जी absorb नहीं कर सकता, है ना। हेंस, इसलिए, है ना बेटा, इसलिए क्या होगा बोलो, हेंस collision, hence collision can be elastic only, समझे बेटा। कोलिजन क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक ही हो सकते हैं ना बच्चा। अब चलो आगे, देखो बेटा केस टू, अगर मैं कहूं बेटा
इफ K इज इक्वल टू, है ना बेटा, मान लो है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ डेल्टा के एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है बेटा, कितना हो सकता है बोलो। तो ये कहोगे लेस देन और इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोल बेटा, है ना। इतनी एनर्जी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब तो कर सकता है ना बेटा। अगर हाइड्रोजन इतनी एनर्जी कर सकता है एब्जॉर्ब, इसका मतलब क्या होगा बोलो, क्या बताओ 10.2 से कम कर सकता है, 10.2 से कम कर सकता है नहीं ना बेटा, है ना। इसका मतलब या तो पूरा एब्जॉर्ब करेगा या तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना बच्चा। और अगर पूरा कर लिया तो क्या कहोगे, परफेक्टली इनएलास्टिक, है ना बेटा, और इलास्टिक, बोलो बच्चा, है ना। या तो इलास्टिक होगा या परफेक्टली इलास्टिक होगा, है ना बेटा। ये भी हो सकता है कि कॉलिजन रिकॉइल हो जाए, दोनों अलग हो जाए, और अलग हो जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चा, इलास्टिक। अलग नहीं हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक। अब बोलो बच्चा, केस 3, अगर मैं कहूं के की वैल्यू 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, बोलो बच्चा। के की वैल्यू अगर 24.2 है तो क्या होगा, बिल्कुल सही बात। डेल्टा के का लॉस क्या होगा बच्चा, लेस देन इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो बेटा। ठीक है, तो अब बताओ हाइड्रोजन ये 12.1 एब्जॉर्ब कर सकता है क्या, 12.1, बोलो बोलो। तो क्या कहोगे कि अगर मैं n इक्वल टू 3 की बात करूं, अगर n इक्वल टू 3 की बात करो बेटा, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, होता है ना। तो यहां से लेके यहां में कितना डिफरेंस है बोलो, है ना बेटा 12.1, 12.1 है ना बेटा। इसका मतलब 12.1 एब्जॉर्ब कर सकता है वो, बोलो। ठीक है, अब बताओ क्या 12.1 से कम एब्जॉर्ब कर सकता है, बोलो बोलो। यस, 10.2, है ना बेटा। तो क्या कहोगे इस बार क्या कहोगे, ऑल कॉलिजन आर पॉसिबल, बोलो बच्चा, है ना, ऑल कॉलिजन आर पॉसिबल। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हर तरह का कॉलिजन हो सकता है। ठीक है बच्चा, इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा कॉलिजन होगा इसका फैसला नहीं कर रहे बेटा हम लोग, है ना। हम लोग इस बात का फैसला कर रहे हैं कि कैसा कॉलिजन हो सकता है, किस तरह का कॉलिजन हो सकता है। ठीक है बच्चा, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। लिखो, लिख लो, लोकेंद्र बोलो बेटा। सर केस 2 में परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, केस 2 में परफेक्टली इलास्टिक हाँ या फिर इलास्टिक। पॉसिबिलिटीज, अगर ऑब्जर्व करेगा तो 10.2 पूरा करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक, है ना बेटा, या फिर बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करा तो इलास्टिक। सर, फिर केवल बोले इन इलास्टिक को कब होगा सर? नहीं बच्चा, केवल कैसे बोलोगे, बताओ तो हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन, है ना बेटा, अगर ऐसा होता कि हवा टकराते तो हर बार क्या ड्यूटेरियम बन ही जाएगा, नॉट नेसेसरी ना बेटा। थैंक यू। ठीक है, पीयूष बोलो। सर जैसे 12.1 आपने बोला और फिर कहा कि कोई भी कॉलिजन पॉसिबल हो सकता है, तो मतलब हाँ बच्चा, 10.2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है वो। तो सर हाँ बिल्कुल तो सही बात। सर जो बाकी की एनर्जी होगी वो क्या अकाउंट करेगी, वो कहाँ जाएगी, जो बाकी का जैसे लॉस मान है। लो अगर तुमने कहा 12.1 हुआ, इसका मतलब कैसा कोलिजन बताओ, इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना बेटा। यस सर। दोनों बॉडी चिपक जाएंगे और एक साथ मूव करेंगे, यस सर। है कि नहीं। अगर 10.2 हुआ
इसका मतलब दोनों चिपकेंगे नहीं, दोनों अलग अलग रहेंगे और Yes, उनके sir. पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग भी होगी। अच्छा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चा। अभी बच्चा पूछ रहा है 10.2 से कम क्यों नहीं कर सकता। अबे कैसे बताऊं इसको, सब बता दिया बच्चा बात मैंने। विकास बोलो। सर डेल्टा के लॉस लेस देन हाफ वी आर स्क्वायर कैसे ले लिया सर? अबे कैलकुलेशन से आता है बच्चा। हाँ सर, इसका वैल्यू V1 के V2 कैसे ले निकाला लिया? ना बच्चा, बोलो। V1 V2 यस सर, का फॉर्मूला मैं लिखा ना बेटा, यस सर, ठीक है। अब तुम फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लिखोगे ना। यस सर, और पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। बोलो बच्चा। यस सर। जब दोनों का डिफरेंस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से आता है बच्चा। सर m/2 म्यू माइनस 0 का होल स्क्वायर सर, उसका वैल्यू क्या कैसे ले लिया सर? ऊपर कौन मूव कर रहा है बच्चा, न्यूट्रॉन ना। ऊपर सर, हाँ यस सर। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी अगर u हो, मास m हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ हम mu स्क्वायर होगा ना बेटा। यस सर, समझ में आ गया अब। यस सर। नंदिनी देख बच्चा, हम कह रहे हैं 10.2 से कम ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए ताकि एटम तो ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर जाएगा तो कम से कम सेकंड ऑर्बिट में जाएगा ना बेटा। तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है। इसका मतलब 10.2 से कम एनर्जी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। समझ गए बच्चा नंदनी। सूरज बेटा तुम बोलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलो बच्चा। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, जो हाइड्रोजन एटम है सर, जो एब्जॉर्ब एनर्जी नहीं कर पा रही है सर, तो वो जो इलास्टिक ओनली कैसे हो सकता है सर? बेटा देखो समझो, जैसे मान हेलो लो दो बॉडी आपस में टकराए। मान ले बच्चा, दो बॉडी आपस में टकराए सर, और टक्कर के पहले उनकी एनर्जी थी 50 जूल, जी सर, ठीक है ना। और टक्कर यस के सर, बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो है यस 20 सर, जूल या 30 जूल। तो मान लो टक्कर यस के सर। बाद अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी 30 जूल हम्म। है, इसका मतलब 20 जूल एनर्जी लॉस हो गई, है ना। और वो 20 जूल के यस सर, इक्विवेलेंट दोनों बॉडी में किसी और तरह की एनर्जी आ गई। या तो वो डिफॉर्मेशन कह सकते हो, है ना बच्चा, या फिर हीट कह सकते हो, ठीक है बच्चा, यस है सर, ना। तो वैसे ही समझो कि न्यूट्रॉन यस। और साउंड हो हाइड्रोजन सकती है एटम। सर, साउंड? साउंड बेटा वेव है अपने आप बेटा, वो एनर्जी के ट्रांसफर करने का मेथड है। साउंड में एनर्जी लॉस नहीं बोलते, बहुत होता भी तो बहुत कम बोलेंगे उसमें। मोस्टली हमारा डिफॉर्मेशन और हीट में जाता है बच्चा। जुपिटर बोलो। सर ये परफेक्टली इलास्टिक और ऑल कोलिजन आर पॉसिबल, ये समझनी है। देख बेटा, ऑल कोलिजन पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लॉस हो सकता है तो परफेक्टली इलास्टिक, मैक्सिमम से कम हो सकता है लॉस तो इलास्टिक, है ना बेटा। बिल्कुल लॉस नहीं हो सकता है तो इलास्टिक, ठीक है बच्चा। म्यूट हो गया, अब क्या बात करें इससे। ओनली इलास्टिक कभी नहीं होगा बेटा, तो पली बोए ना बेटा, हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, है ना। क्या होगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है इसकी बात कर रहे हैं। समझा बच्चा। देवांश। सर इसमें सर यही है ना सर, मतलब सर इलास्टिक में कोलिजन मतलब जीरो होगा सर इलास्टिक में, और इन इलास्टिक में मैक्सिमम होगा, हाँ और परफेक्टली इन इलास्टिक में मैक्सिमम होगा सर। इन इलास्टिक में क्या होगा सर? परफेक्टली इलास्टिक में मैक्सिमम, इलास्टिक में जीरो, और ई इलास्टिक का मतलब हो बेटा मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से कम। बट नॉट जीरो, ओके सर। ठीक है।
ओके सर, ओके। मनीष सर बोलो। सर पहले बोर्ड में एक फॉर्मूला लिखा है ना सर, V1 V2 का, हाँ, सर वो समझ में नहीं आया था सर। सेंटर उसको ऑफ मास, समझना नहीं था, वो समझना नहीं था, उसको याद करना था, है ना। और वो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था बेटा, सर ठीक है। सेंटर ऑफ जब मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लिखते हो ना, यस सर, जब कॉलिजन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दो इक्वेशन लिखते हो ना बेटा, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और यस दूसरा सर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। उन दोनों को सॉल्व Yes, sir. करके वो आता है वैल्यू, ठीक है। यस सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कोएफिशिएंट प्रोसेस। आलोक सर सर आपने जो केस 3 में सर ऑल कोलिजन पॉसिबल बताया सर, ये किस बेसिस पे बताया सर? समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चे, ये बात समझ में आ रही है कि जो एनर्जी लॉस है ना, जो भी एनर्जी लॉस है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी और जो काइनेटिक एनर्जी बाद में है, जो उसका डिफरेंस है, वही लॉस है बच्चा। हाँ सर। ठीक है बेटा। अब ये हाँ, लॉस को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी किसकी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की। और एटम बेटा अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? एक्साइड सर। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है बेटा। बात समझे ना। तो देखो हाँ, मैंने रेड मार्कर से जो जो एनर्जी होती है बेटा हाइड्रोजन एटम की अलग अलग ऑर्बिट में लिख दिया है मैंने, हाँ है ना। सर। तो अगर हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट, देखो ऊपर लिखा है ना। हाँ तो सर। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है अभी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल पे है ना। हाँ, हाँ अब इसको अगर एक्साइट करना है तो कम से कम 2 में जाएगा ना रे। हाँ सर, जाएगा। तो बेटा कम से कम 2 में जाने के लिए कितना चाहिए एनर्जी बताओ? 10.2। 10.2 है ना बेटा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। लॉस ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। तो 10.2 हो सकता है कि नहीं लॉस? हो सकता है जी। हो सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम से कम लॉस हुआ ना। हाँ सर। तो कैसा हो जाएगा कोलिजन? वो इलास्टिक, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में कितने का डिफरेंस है? 10 पॉइंट फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट और 12.1। 12.1। इसका मतलब 12.1 भी पूरा ऑब्जॉर्व कर सकता है बच्चा। हाँ सर। इसका मतलब पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हाँ सर। हाँ सर। और अगर कुछ भी नहीं किया तो ठीक है सर। इलास्टिक। समझ गए? हाँ, हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अब देखते बेटा, चलो एक बात कहूं, इमेजिन करो, मान लो बेटा कोई भी एक एटम है ना। ये एटम क्या है बेटा कि एक्साइटेड स्टेट में है ना। ये एटम एक्साइटेड स्टेट में है बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है बेटा तो फिर तो ये एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा ना। बोलो, ये एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में आएगा ना बच्चा, है कि नहीं। लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इससे कोई फोटोन बाहर निकलेगा ना बेटा, बोलो, है कि नहीं। इस फोटोन का कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ एनर्जी होगा, बोलो बेटा, होगा ना। तो अब सोचो बेटा, अगर मैं कहूं पहले से एटम जो हमारा है वो एक्साइटेड स्टेट में है और रेस्ट में है ना बेटा। तो बताओ इसमें मोमेंटम कितना है? पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना है बेटा? 0 ना। पी इनिशियल हमारा 0 है ना बेटा, बोलो, है कि नहीं। ठीक है। अब सोच के बताओ, कॉलिजन के सॉरी ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, सॉरी फोटोन निकलने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है? बोलो, फोटोन निकलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है क्या? तो कहेंगे नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब
मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए, है ना बेटा। इसका मतलब फाइनली भी मोमेंटम 0 होना चाहिए बेटा, है ना। तो देखो तुम्हें दिख रहा है कि फोटोन अगर निकला है बेटा और फोटोन अगर इधर भागा है तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसको इधर भागना पड़ेगा ना बेटा, बोल, इसको इधर भागना पड़ेगा ना, बोलो, बात समझ में आया ना बेटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एटम पीछे की तरफ रिक्वाइल हुआ, है ना। इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं किसके बच्चा, रिक्वाइलिंग की, है ना, रिक्वाइलिंग ऑफ एटम। एटम रिक्वाइल कब होगा, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो होगा बेटा, है ना। तो देखो बेटा, अगर कहते हो यहां से एटम जो nth ऑर्बिट में था और मान लो ग्राउंड स्टेट में आ गया, या मान लो nth ऑर्बिट में था और mth ऑर्बिट में आ गया, है ना बेटा, तो क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे बेटा E n माइनस ई एम। ये क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ, बोलो बेटा, एनर्जी रिलीज्ड, है ना बेटा। अब सोचो, अब जो एनर्जी यहां से रिलीज हुआ, कितना हुआ रिलीज, डेल्टा ई, वो किसको मिली, तो कहोगे ना बेटा इन दोनों को मिली, इन दोनों को मिली। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हो, ओनली ई, बोलो बेटा, फोटोन की एनर्जी ओनली ई लिखते हो बेटा, और दैट इज ई इक्वल टू कितना, hc बाई लैम्डा, बोलो बेटा, राइट ना, ठीक है ना बच्चा। तो इक्वेशन नंबर 1 का लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि देखो पहले मोमेंटम 0 था, पहले मोमेंटम 0 था और ये रिकॉइल हुआ v स्पीड से, तो इसका मोमेंटम माइनस एम भी और इसका मोमेंटम h बाई लैम्डा, बोल बेटा, राइट ना। इसका मतलब एम भी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2, बोल बच्चा, ठीक है ना बेटा। सुनना ध्यान से, तो देख बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है बेटा, hc बाई लैम्डा, है ना बेटा। और मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम कितना बच्चा, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा। इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, हाफ एम बी इंटू बी, बोल सकते हो ना। अब देखते बेटा एम बी कितना हो गया, h बाई लैम्डा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया h बाई लैम्डा इंटू बी बाई 2, बोल बेटा, होगा ना, ठीक है बेटा, है ना। तब सोचो इसके एटम की स्पीड जो होगी बेटा, है ना, और यहां देखो c है, ये c है और ये v है, तो कौन बड़ा है, बोलो कौन बड़ा है, c ने बच्चा, और c बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम बहुत छोटा होगा बेटा ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम बहुत छोटी वैल्यू होगी ना बेटा, बोलो, राइट ना। इसी बात को तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि k बराबर p स्क्वायर बाई 2m, है ना बेटा, मोमेंटम दोनों में सेम, है ना बेटा। इसका मतलब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और जो भारी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो बेटा कि एटम की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है एनर्जी ऑफ फोटोन से, बोल बच्चा, एनर्जी ऑफ फोटोन से, बोल बच्चा, होगा ना, बोलो बच्चा, ठीक है, ये बात समझ में आई, होगा ना बच्चा। तो इसको अगर यहां पुट कर दें हम इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, तो इसको कर दो नेग्लेक्ट, इसको कर दो बेटा नेग्लेक्ट, तो क्या हो गया, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई, है ना बेटा, ठीक है। और इसको अब तुम पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या बोलोगे बेटा, एम बी बराबर h बाई लैम्डा, एम बी बराबर h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी, है ना बेटा। इसका मतलब v इक्वल टू क्या होगा,
डेल ई बाई सी इंटू एम, है ना बेटा। इतने स्पीड से एटम पीछे की तरफ रिक्वाइल होगा। ठीक है बच्चा, लिख लो। अरे बच्चा सेकेंड स्टेप में मोमेंटम कंजर्वेशन है। सेकेंड स्टेप मोमेंटम कंजर्वेशन। ऋषि बोलो। सर वो फर्स्ट इक्वेशन समझ नहीं आया। फर्स्ट इक्वेशन में दिक्कत है। फर्स्ट इक्वेशन बताओ बेटा, इस सिस्टम में एटम अगर डी एक्साइट हुआ तो उससे निकलने वाली एनर्जी किसको मिल रही है? एटम को और फोटोन को ना बेटा, बोलो। हाँ सर। हम्म, हाँ सर। तो एनर्जी दो हिस्सों में बट गई, वही तो लिखा मैंने बेटा। अच्छा ठीक है सर। ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस दोनों के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है सर। नरेश आज डीपी नहीं कर पाएंगे बेटा डिस्कशन, आज तो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कल करूं मैं। जल्दी लिखो बच्चा। बेटा सेकेंड स्टेप मोमेंटम कंजर्वेशन है। मोमेंटम कंजर्वेशन, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला h बाई लैम्डा। डिस्कशन करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होमवर्क ज्यादा है? होमवर्क ज्यादा था क्या? नहीं ना, फॉलेट से करते हैं, फिर थोड़ा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन है एनर्जी का इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है मोमेंटम का इक्वेशन। क्या बोल रही, डाउट बहुत ज्यादा है। वीके बोलो। सर एच बाई लेमडा इनटू यू बाई 2 कैसे किया? फिर से बोलना बेटा। एच बाई लेमडा इनटू यू बाई 2 कैसे किया यहाँ की एटम में? तो बेटा एम भी बराबर पुट कर लिया, देखो ना, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लिया मैंने। ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट ज्यादा है, कुछ बच्चों का डाउट बहुत कम है। इरेज करूं? चलो बच्चा, अब बात करें बेटा हम लोग एक्सरेज की। ठीक है बच्चा, अब बात करें एक्सरेज की। अच्छा नहीं करूं, पढ़ाऊं, डिस्कस करूं? ठीक है चलो, तुम्हारी मर्जी। बच्चे बोल रहे हैं डिस्कस करने के लिए, भाई कर लिया जाए। चलो सीट निकालो। अब बच्चे लिख रहे हैं पढ़ाओ, फिर बच्चे लिख रहे हैं ओनली 3 डाउट्स। डाउट्स बहुत कम है, थोड़ा पढ़ ले बच्चा। चलो चलो, ओके ओके ओके, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, देखो देख बच्चा, चलो एक्सरेज देखा जाए बेटा। तो देख बेटा, एक्सरेज, एक्सरेज, एक्स मतलब उस जमाने के लिए एक्स मतलब बेटा अननोन। एक्स का मतलब क्या था बताओ? अननोन। ठीक है, तो देखो बेटा जिस जमाने में ये एक्सरेज पाई गई है ना बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे जो फोटॉन्स मिली बेटा, ये क्या मिली? बहुत हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स मिले, है ना, जो कि नॉर्मल के रीच में नहीं था। लोग उस समय इतनी हाई एनर्जी वाले फोटोन को नहीं जानते थे, है ना बेटा। तो लोगों ने इस रेस के बारे में कुछ नहीं समझा, तो उसको मान लिया एक्स, है ना बेटा। ठीक है, देखो
एक्सरेज कैसे बनी? तो देख बेटा, एक्सरेज के लिए है ना एक कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है बच्चा, ठीक है। कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चा? तो देखो कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सुना ध्यान से बच्चा। इसमें क्या किया गया बेटा, एक फिलामेंट लिया गया, एक फिलामेंट लिया गया बेटा, ठीक है। और इस फिलामेंट को बच्चा जब हीट किया गया, है ना बेटा, इस फिलामेंट को जब हीट किया गया बेटा, तो इस फिलामेंट को हीट करने से, इस फिलामेंट को हीट करने से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो गए, है ना बेटा। क्या हुए? इलेक्ट्रॉन फिलामेंट के सरफेस पे आके जमा हो गए, ठीक है बेटा। इन फिलामेंट को जब हमने हीट किया, इस फिलामेंट कैसे हीट किया इसको, तो कह सकते हो बेटा तुम इसको कि इसको हम इलेक्ट्रिकली हीट किए, इसको कोई इलेक्ट्रिकली हीट किए। हीट करने से क्या हुआ, यहाँ पे आया बच्चा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या किया हमने, इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, है ना। इसका मतलब हमने यहाँ पे बच्चा, हमने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, है ना बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देख बेटा, ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से बाहर निकलेंगे और आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे बेटा, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे बच्चा, है ना। तब क्या किया हमने, जिस पाथ में वो आने वाले हैं बेटा, है ना, उस पाथ में हमने एक ऐसा रख दिया, एक मेटल टारगेट, है ना बच्चा। क्या रख दिया, एक मेटल टारगेट, समझे बच्चा, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ करके इस मेटल पे गिरी, जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा आ करके इस मेटल पे गिरी, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जब आ करके एक बीम के फॉर्म में, है ना बेटा, जब इसके ऊपर आके गिरी इलेक्ट्रॉन, है ना, तो फिर यहां से बेटा बहुत हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स बाहर निकले, बहुत हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स। भाई आम जनता ही समझती थी कि फोटोन कहां से आता है, सनलाइट से आता है ना बेटा। ज्यादा फोटोन का एनर्जी उन लोगों ने वहीं देखा था और ये उनके हिसाब से बहुत ज्यादा एनर्जी वाली थी, है ना। तो इसके बारे में लोगों को कुछ ही पता चला नहीं, है ना, इसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो फिर इस लोगों ने इसका नाम रख दिया एक्स। जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो अननोन को मान लेते हो, लेट इट इज एक्स, है ना। बस वही कहानी है, लोगों ने क्या मान लिया, इसको एक्सरे मान लिया, ठीक है बच्चा। एक्स मतलब अननोन, है ना बेटा। ये इतनी हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स थे बेटा, है ना, कि जब ये फोटॉन्स हमारे बॉडी पे गिरते हैं बेटा, तो हमारे फ्लैश को, स्क्रीन को क्रॉस करते हुए जाके टकराते हैं बेटा बोन्स पे, है ना। और बोन से जाके कहीं वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो हमारा इमेज आता है ना बेटा। या कहो कि बोन के भी आर पार चले जाते हैं, तभी पीछे वाले फोटोग्राफिक प्लेट पे एनर्जी आती है बेटा, इमेज बनती है। बोलो, बात समझा ना, ठीक है। तो देख बेटा, यहां से लेके यहां तक ये काम कैसे होगा, जब बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते बेटा, है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए बहुत हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ना बेटा। तो क्या किया हम लोगों ने, यहां से और यहां से, है ना बेटा, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहे हैं। देखो ऐसे बना रहे हैं, ऐसे का मतलब क्या दिख रहा है तुमको, ऐसे का मतलब यही हुआ कि क्या है बेटा, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा। यहाँ वोल्ट में बात नहीं होती है, किलो वोल्ट में बात होती है। यहाँ वोल्ट की बात नहीं होती, किलो वोल्ट की। 2000 वोल्ट, 4000 वोल्ट, 8000 वोल्ट, 10000 वोल्ट, ठीक है बच्चा, बात समझा, ठीक है। अब बेटा समझते तुम भी होगे कि जब इतने हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, है ना, तो फिर ये बहुत ज्यादा हीट होगा, है ना बेटा। इसमें हीटिंग बहुत ज्यादा होगी ना, हीटिंग बहुत ज्यादा होगी बेटा, तो हमें इस बात का डर होगा कि कहीं ये मेटल टारगेट ही मेल्ट न कर जाए। बोलो बच्चा, ये कहीं मेटल टारगेट मेल्ट ना हो जाए, है ना बेटा। तो मेल्ट होने से बचाने के लिए हमें कूलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या कहोगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक कूलेंट डालते हैं, है ना बेटा,
एक तरफ से डालेंगे कूलेंट बेटा और यहां से बाहर निकल जाएगा, है ना बेटा। ये कूलेंट का इन और ये कूलेंट का आउट, ठीक है बेटा। किसके लिए? इसको ठंडा करने के लिए, है ना बेटा। ये क्या होगा? तो कहेंगे हाँ हमारा है बेटा कूलेंट, ठीक है। और ये सारा सिस्टम एक कोई ग्लास ट्यूब में बंद होगा बेटा, है ना। इसलिए बोलते हैं क्या इसको? कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। बात समझ में आया ना? जो डॉक्टर से एक्सरे करवाते हो ना बेटा, वो यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है V। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, एक्सीलरेट करने वाला वोल्टेज, है ना बच्चा, ठीक है। तो तुम डॉक्टर के पास या पैथोलॉजिकल लैब में जाते हो बेटा, है ना, एक्सरे करवाने के लिए, देखते हो बहुत हैवी एक मशीन रखी होती है ना बेटा। वो हैवी मशीन में सबसे पहला चीज क्या होता है? हाई वोल्टेज। वो पहले पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता है, क्योंकि हमारे घर में कितने की सप्लाई होती है? बोलो 220 वोल्ट, बहुत तो बहुत 440 वोल्ट, है ना बेटा। लेकिन इसको इस रेंज में ले आने के लिए, है ना बेटा, ट्रांसफार्मर चाहिए होगा ना, तो उसके अंदर ऐसा होता होगा बेटा अरेंजमेंट, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाए, है ना। और कभी तुम देखा होगा जब एक्सरे करवाता है बेटा, और तुम्हें पहले पूरा तैयार कर देगा, एक प्लेट के आगे खड़ा कर देगा, है ना, उसके बाद एक झटके में ऑन करके ऑफ करेगा। एक्सरेज ज्यादा देर तक हमारी बॉडी पे नहीं गिरता बेटा, इट्स मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। ज्यादा देर तक गिरेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये फोटॉन्स बहुत हाई एनर्जी वाले हैं ना बेटा, बोलो, है ना, ठीक है बेटा। तो एक्सरेज के बारे में क्या कहेंगे हम लोग? इफ इलेक्ट्रॉन बीम with accelerated with high potential difference and fall on the metal target, समझा बेटा? मेटल टारगेट पे गिरती है ना बेटा। तो मेटल टारगेट यूजुअली क्या होता है? यूजुअली हम लोग रखते हैं कैसा बच्चा इसमें? हाई एटॉमिक नंबर का, है ना बेटा। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हाई एटॉमिक नंबर का हो। तो पूछे क्यों? तो कहना हाई एटॉमिक नंबर वाले का बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके उसमें राइज इन टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। हालांकि एक और कारण है, बताएंगे। देन हाई एनर्जेटिक photons are emitted from Cooley's tube, है ना बेटा, इसमें से निकलता है, ठीक है बेटा। these photons are called X-ray photons, ठीक है बच्चा, लिख लो। बोलो निखिल। सर ये जो मैं पूछ रहा था, ये जो फोटोन वाला सेशन में नहीं ध्यान से सुन पाया सर। जो आप फोटोन निकलता है सर, फोटोन निकलता है देख बच्चा, ये समझो, सुनो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन अप्रोच किया बेटा मेटल टारगेट को, यस सर, है ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना बच्चा नेगेटिव, यस सर, और ये हाई एटॉमिक नंबर का मेटल टारगेट है ना बेटा, यस सर।
इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ना बेटा। यस सर करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। यस सर। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा वो क्या होगा, फोटोन के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है सर। फोटॉन्स के रूप में, ठीक है। यस सर। सर तो मैं ये पूछ रहा था कि फोटोन निकलता है तो शरीर में कैसे पड़ता है, वो आपने बताया था सर, वो मैं नहीं सुन अरे पाया बच्चा वो। मैंने ये कहा, देखिए विजिबल लाइट जो हमारी है वो क्या है, Yes. सनलाइट। यस तो सर। विजिबल लाइट है, इसमें Yes, sir. अल्ट्रावायलेट भी है, मतलब sir. विजिबल रेंज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स भी हैं, हाँ है यस ना। सर। और जब तुम धूप में जाते हो तो स्किन बर्न हो जाता है बेटा, यस है सर। ना। मतलब Yes. जो अल्ट्रावायलेट का ये हालत है, अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ क्या बोलोगे, 2000 एंगस्ट्रॉम, 1000 Yes. एंगस्ट्रॉम, ऐसे बोलोगे ना, यस ठीक सर। है। एक्सरेज फोटोन का जो वेवलेंथ होता है बेटा, ये होता है 0.2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, इतना कम होता है वेवलेंथ। तो Yes, इसकी sir. एनर्जी कितनी भयंकर होती होगी सोचो, यस सर। है ना। इतनी Yes. भयंकर होती होगी कि हमारे बॉडी के आर पार निकल जाए। हाँ इसकी सर। पेनिट्रेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती होगी ना। यस सर। बस गया। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। विनोद, अरे विनोद का जमाना खत्म हो गया, फिर से कैसे आ गया विनोद। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये कूलिंग और वो इलेक्ट्रॉन का गिरना सर साथ ही होता है। कूलेंट, कूलेंट तो हमेशा डालते रहते हैं बेटा, जैसे ही मशीन ऑन करते हैं ना बेटा, हम लोग मशीन ऑन करते ही सबसे पहला काम कूलेंट ऑन, कूलेंट जाना शुरू हो गया ठंडा करने के लिए उसको, ठीक है। अब हम स्विच ठीक है ऑन सर। करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गिरेगा उसके ऊपर आकर के। चलो बच्चा इरेज करें। इधर इरेज कर रहा हूं बच्चा। केवी का मतलब बेटा किलो वोल्ट है, किलो, केवी का मतलब किलो वोल्ट। मेटल के बाद क्या लिखा है, मेटल के बाद लिखा है टारगेट, मेटल टारगेट, मेटल टारगेट, ठीक है बच्चा। देखो आगे लिखता हूं मैं, देखो बेटा इस एक्सरे के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक कंटिन्यूअस एक्सरे, पहला हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। क्या है इसमें देखो, तो कहते हैं बेटा व्हेन हाई स्पीड या हाई एनर्जेटिक फॉर इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच मेटल सरफेस, है ना बेटा। मेटल सरफेस को जब ये अप्रोच करते हैं बेटा, है ना, ठीक है, दे सफर रिपल्सन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ मेटल, है ना बेटा। जब ये पास जाते हैं तो मेटल के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करता है ना। एंड दे रिटार्ड, और क्या होते हैं, इनकी स्पीड घटनी शुरू हो जाती है, इनकी स्पीड घटनी शुरू हो जाती है ना बेटा। स्पीड जब घटेगी तो क्या होगा, स्पीड जब घटेगी तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारा किसके फॉर्म में निकलता है, फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक है ना। दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, कन्वर्ट इनटू हाई एनर्जेटिक एक्सरे फोटॉन्स, समझा बेटा, एक्सरे फोटॉन्स, समझा बच्चा, ठीक है। ऑफ एनर्जी है ना। जैसे कि मान लो अगर तुम कहते हो बेटा, अगर तुम कहते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो अप्रोच किया बेटा
वो 10 जूल का इलेक्ट्रॉन था काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी बेटा 10 जूल। तो जब इसको अप्रोच करेगा, है ना बेटा, तो हो सकता है कि 10 जूल से जैसे ही 9 जूल हो 1 जूल का फोटोन निकल जाए, है ना बेटा। हो सकता है 10 जूल से घट के जब 8 जूल हो, है ना बेटा, तो फोटोन निकल जाए 2 जूल का। ये हो सकता है कि 10 जूल से घटते घटते 7 जूल हो तो 3 जूल का एक फोटोन निकले। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितना बड़ा हो सकता है फोटोन का? फोटोन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है मैक्सिमम, अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो? 10 जूल, बिल्कुल सही बात बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उतना ही हो सकता है ना बेटा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, है ना। तो अब बताओ अगर 10 जूल है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो बताओ 9.5 जूल का फोटोन निकल सकता है कि नहीं? यस। अच्छा बोलो 6.4 का? यस। 2.43? यस। 1.11234? 1.11234? यस, बिल्कुल सही बात। क्या कहेंगे बेटा इसमें? एक मैक्सिमम वैल्यू से कम एनर्जी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस। समझा, है ना बेटा। मैक्सिमम वैल्यू से एनर्जी कम कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस, है ना बेटा। तो कहेंगे एक्सरे फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना बेटा, ठीक है, बिलो ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, है ना बेटा, एक खास मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो कहेंगे दिस मैक्सिमम वैल्यू इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो निकलने वाले जो फोटॉन्स थे इनकी एनर्जी अगर मैं ई बोलूं, है ना बेटा, तो क्या बोलोगे? ये जो ई होगा बेटा ये लेस देन और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना बेटा, ठीक है। अब देख बेटा इस इलेक्ट्रॉन को तुमने कितने वोल्टेज से एक्सीलरेट किया था? बहुत हाई वोल्टेज V से। कितने से? बहुत हाई वोल्टेज कैपिटल V से। तो अगर इलेक्ट्रॉन E को कैपिटल V से एक्सीलरेट करोगे तो क्या होगा? तो कहेंगे E इंटू V काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा। बोलो कितनी हुई काइनेटिक एनर्जी है? E इंटू V, है ना बेटा। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc बाई लैम्डा। ये होता है बेटा hc बाई लैम्डा। क्या होगा? लेस देन इक्वल टू E इंटू V। इसका मतलब लैम्डा इज मोर देन इक्वल टू hc बाई EV, है ना बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या कहोगे? लैम्डा मिनिमम इक्वल टू hc बाई EV, है ना बेटा। ये जो सबसे कम आया बेटा वेवलेंथ, इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चा? कट ऑफ वेवलेंथ, है ना बेटा, कट ऑफ वेवलेंथ, है ना बेटा। तो क्या कहोगे कि देखो जो फोटॉन्स निकल रहे हैं बेटा उनकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है ना। तो उनका वेवलेंथ कुछ भी हो सकता है लेकिन इससे बड़ा, है ना। तो क्या कहेंगे बच्चा? इमिटेड एक्सरे हैज ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, है ना बेटा, ठीक है, मोर देन कट ऑफ वेवलेंथ। समझा बेटा? कट ऑफ वेवलेंथ से बड़ा वेवलेंथ कुछ भी हो सकता है ना। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे। समझा बेटा? इसलिए बोलते हैं क्या इसको हम लोग? कंटिन्यूअस एक्सरे, क्योंकि हर तरह का फोटोन हो सकता है। बात समझ में आया बच्चा? ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटली जब ग्राफ बनाया गया, किसका? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। किस वालों का?
तो एक्सरे फोटॉन्स का, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या कहा गया कि देखो इसमें बहुत सारे फोटोन निकलेंगे, अनेकों फोटोन निकलेंगे, इनफाइनाइट फोटोन निकलेंगे, है ना, लेकिन किसी भी फोटोन का वेवलेंथ इस वाले से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये कम से कम वेवलेंथ, है ना बेटा, सारे फोटॉन्स का वेवलेंथ इससे बड़ा होगा क्योंकि ये मिनिमम है ना बेटा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, रफली रफ ग्राफ है बेटा, है ना। हालांकि ये ग्राफ एक खास इक्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन बेटा वो खास इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमें यही जानना है कि एक रफ ग्राफ ऐसे बनता है ना। मतलब किसी खास एक वेवलेंथ में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कोई खास वेवलेंथ वाला फोटोन की संख्या बाकी के मुकाबले में ज्यादा होती है। समझा बच्चा? ठीक है, कितनी ज्यादा होती है, कौन सा होता है वेवलेंथ, इसकी बात हमें नहीं करनी। आलोक बोलो बेटा। हाँ सर। सर आपने जो बोलो बेटा। डायग्राम बताया, सर आपने जो डायग्राम बताया था ना, इसमें फिर थोड़ा हाँ? स्टार्टिंग का करेक्शन बिगड़ गया था सर। आपने यहाँ पर 2 रेज बनाई ना सर, एक तो राइट जा दो रही थी और रेस एक तो राइट जा रही थी और एक लेफ्ट जा रही थी। बेटा, राइट जाने वाली रेस नहीं थी बच्चा, राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन थे, अच्छा सर। है ना, सर आपने और इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलने वाले फोटॉन्स थे। सर आपने इलेक्ट्रॉन इमिट कराया बोलो बोलो। मेटल पे। नहीं बेटा, मेटल से इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकल रहा है बच्चा, कैसे भूल जाते हो? नहीं सर आपने मेटल से तो फोटोन निकल रहा है बेटा, फोटोन। सर आपने इलेक्ट्रॉन इमिट कराया ना मेटल पे। नहीं बच्चा, फोटोन निकल रहा है यार, किसी बात करते हो, एक्सरे की बात हो रही है ना। मेटल से फोटोन निकल रहे हैं, समझा? हाँ सर। और सर ये चलो फटाफट नोट करो, बोलो बोलो। लेफ्ट वाला कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। कैपिटल ई फोटोन की एनर्जी है, अच्छा सर। ठीक है। ठीक है। हाँ बेटा, फिलामेंट से निकलता है इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। फिलामेंट से जो निकलते हैं बेटा फोटोन, इसे बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। सबसे ऊपर के लेफ्ट में लिखा है मैंने बेटा इमिटेड एक्सरे, इमिटेड, इमिट करने वाला एक्सरे, जो इमिट हुआ। चलो बेटा अब डिस्कशन करते हैं। मैं सीट ओपन कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चा। सीट निकालो बेटा। और क्या कहा था मैंने, मैं क्या करूंगा डिस्कस, कौन सा करना है हमें डिस्कस, पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 करना था हमें? पार्ट 1 करना था ना। चलो निकालो पार्ट 1, पार्ट 1 निकालो बेटा। हाँ दिया तो मैं दोनों होमवर्क था, लेकिन मैं तो पार्ट 1 करूंगा डिस्कस ना, पार्ट 2 तुम लोग करोगे खुद से। यस सर। हाँ, चलो अनम्यूट कर दिया सबको, बोलो बच्चा। C1 सेक्शन सी में आ जाओ। सर C1 में C2 एक नंबर। C2 पूछना है, C1 C1 एक नंबर। देख तो बच्चा, C1 में कहता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड by ultraviolet light of wavelength 3000 angstrom on a metallic surface। ठीक है बच्चा, on a metallic surface for which photoelectric threshold wavelength is 4000 angstrom, calculate the de Broglie wavelength of electrons emitted with maximum kinetic energy। बेटा सिंपल सवाल तो है, क्यों पूछ रहे हो? बोलो क्या लिखते हो, E बराबर, बोलो E माइनस डब्ल्यू बराबर के मैक्सिमम, बोलो कहते हो ना बच्चा। E का मतलब क्या हो गया, तो hc बाई लैम्डा। W का मतलब क्या हो गया, hc बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना बेटा। और ये हो गया हमारा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर,
यहाँ से निकाल लो बच्चा बी मैक्सिमम, है ना। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा डी बराबर एच बाई लैम्डा, एच बाई एम बी होता है ना बेटा, एच बाई एम बी। हो गया खत्म काम, ठीक है। देखो C2 में सेकंड कहता है बच्चा, सेकंड कहता है टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात, मास चेंज। हाँ मास पे डिपेंड नहीं होगा ना बच्चा। मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर possessing de Broglie wavelength lambda 1 lambda 2, find the de Broglie wavelength of each particle in the frame of reference of their center of mass। देख बच्चा सवाल कहता है एक पार्टिकल हमारा का वेवलेंथ लैम्डा 1, इसका मतलब पहले वाले पार्टिकल का जो मोमेंटम बेटा है वो कितना हो गया h बाई लैम्डा 1, दूसरे वाले कितना हो गया बेटा h बाई लैम्डा 2, है ना बेटा। हमें कहता है de Broglie बताओ वेवलेंथ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। अब देखो सवाल में लिखा था बेटा दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब एक को अगर मैं आई कैप बोलूं तो एक को जे कैप बोल सकते हैं बच्चा, बोलो यस सर, बोल सकते हैं ना। और क्या Yes, लिखा था sir. दोनों आइडेंटिकल, इसका मतलब बेटा दोनों का मास बराबर था, यस सर, है ना। Yes, तो sir. बोल तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, बोलो बोलो plus V2 by 2. m1 v1 V2 upon प्लस m2 v2, बोलो बेटा यस सर, डिवाइडेड Yes. बाई m1 M1 प्लस plus m2, M2, M1 plus M2 ये कितना हो जाएगा बच्चा, V1 plus V2 by ये हो 2. जाएगा h बाई लैम्डा 1 आई कैप प्लस h बाई लैम्डा 2 जे कैप डिवाइडेड बाई 2m, बोलो बेटा होगा, यस सर, ठीक है। अब बोलो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो क्या हो जाएगा बच्चा p1, सॉरी क्या हो जाएगा ये फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो v1 वेक्टर माइनस bcm, बोलो बेटा ठीक है। v1 वेक्टर क्या हो गया, तो कहेंगे मोमेंटम को अगर मास से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बच्चा, बोलो होगा Yes, sir. माइनस Yes sir. बाई लैम्डा 1 आई कैप प्लस h बाई लैम्डा 2 जे कैप, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई 2m, बोलो बेटा होगा। अब देखना बेटा Yes, sir. मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो इसका मास इनटू फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, है ना बेटा। तो सबको m से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया बच्चा h बाई लैम्डा 1 आई कैप माइनस h बाई लैम्डा 1 आई कैप प्लस प्लस था ना बीच में h बाई लैम्डा 2 जे कैप, बोलो बच्चा होगा, बोलो 2h by lambda 1 होगा सर आई कैप पहले, रुको जे कैप, है ना बेटा, डिवाइड बाई 2, बोलो बच्चा होगा। यस सर, Yes, सही sir. तो अब क्या हो जाएगा देखो 1/2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया बेटा h बाई लैम्डा 1 माइनस आई कैप माइनस h बाई लैम्डा 2 जे कैप, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, बोलो बच्चा होगा, यस Yes, होगा sir. ठीक है। तो अब क्या कहोगे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा p1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड, तो कहेंगे 1/2 h बाई 2 स्क्वायर रूट 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर होगा बच्चा, Yes, sir. ठीक है। तो फिर इसका लैम्डा 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो बोलेगा h बाई p1 विथ रेस्पेक्ट टू cm होगा बेटा। इसका मतलब Yes. 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, समझ गए, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पुट कर लिया, आगे बोलो सर नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब, फिर से बोलो। D5 सर नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब बेटा वेलोसिटी और मास इंडिपेंडेंट, आगे बोलो D5, D4 D5. 5 sir, 5 पहले. D5 D5 सर बोलो, आई बोलो, कैप जे देखो। कैप के बिना करे तो सर आंसर ही नहीं आया। कैसे करोगे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो करना ही पड़ेगा तुमको। D4 देख बेटा, फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, उसको निकाल के बाहर फेंकना है, ये मतलब अरे बोलो यस सर, बांधने की एनर्जी। Yes, तो sir. बताओ हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है एनर्जी, 13.6, 13.6, 13.6 13.6.
तो जीरो करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। 1.6 क्या करना पड़ेगा, है ना? और एनर्जी का फॉर्मूला दिया है 3/2 kT बराबर 3/2 इंटू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 की पावर -23 इंटू टेम्परेचर केल्विन। निकल गया टी का वैल्यू। यस सर देखो D5 में कहता है बेटा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स फ्रीक्वेंसी न्यू इल्यूमिनेट ए मेटल सरफेस एंड डिटेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, अगर तुम किसी पे न्यू फ्रीक्वेंसी का गिराते हो बेटा तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब कहता है द फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, आर जस्ट एबल टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई बच्चा? h न्यू, है ना? h न्यू में से जब वर्क फंक्शन हमने माइनस कर दिया तो क्या मिला मुझे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? अब कहता है ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्वेश्चन में देखो, हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर जस्ट एबल टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी बच्चा? 13.6 हो गया। अब कहता है व्हेन द होल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, फिर से रिपीट किया, है ना बच्चा? लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5/6 न्यू। तो h इंटू 5/6 न्यू, बोलो बेटा, माइनस W शुड बी इक्वल टू, अब क्या देखो, एक्साइट द हाइड्रोजन एटम विच देन इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1215 एंगस्ट्रॉम, है ना बेटा? याद है ना? 1215 एंगस्ट्रॉम जो है बेटा वो लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ है। यस सर लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब 2 से 1 और 2 से 1 का मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर इसका मतलब इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया बच्चा? तो न्यू निकालने बोला है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यस सर दोनों को सॉल्व करना, आगे बोलो। नहीं दिया था, नहीं दिया था। चलो तो फिर नहीं था होमवर्क ना, पार्ट 2 खुद से करो तो बच्चा। यस सर हो गया। आगे का होमवर्क दे रहा हूँ, सेक्शन ई करना है बच्चा सबको। यस सर ठीक है, आगे का होमवर्क में सेक्शन ई करना है और सेक्शन एफ करना है। ठीक है सर एक्सरसाइज 2 में से दे दो। हाँ वही दे रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में अब आ जाओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में तुम चले जाओ। 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 यहाँ तक कर सकते हो तुम बच्चा, अप टू 16 कर सकते हो। ठीक है, तो देख बच्चा होमवर्क में क्या, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ई और एफ। ठीक है बच्चा, लेकर के 16 तक। ठीक है बच्चा, चलो बाय। देखो बच्चा टाइम मुझे मिलेगा, अगर मुझे आज था बिजी हूं मैं, लेकिन टाइम में कोशिश करता हूँ अगर टाइम के भी निकल पाया, है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा देखते रहना, मैसेज मैं डाल दूंगा मैसेज, तो एक टाइम पे डीप डिस्कस करने के लिए, मतलब आज या कल मुझे करना है डिस्कस, है ना? तो टेलीग्राम ग्रुप देखते रहना। बाय बाय बच्चा। बाय सर।